talk about comparative analysis. First of all, we are talking about present indefinite and versus present continuous. When we are talking about present indefinite, we are trying to mention our habit and routine work. When we are talking about the keywords of habits like always, usually, often, frequently, scarcely, barely, rarely, seldom, never. These all are negative words. Always, usually, often, frequently. These are all positive words, right? That is depicts our habit routine. Every day, every night, every morning, per day, day in, day out. All these kinds of words are talking about frequency and plus टाइम एलिमेंट दैट इज़ डे नाइट इन आउट, ये सभी हमारे टाइम एलिमेंट्स के अंदर आते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंसी, these words are always come up with after frequency, the verb के पहले आते हैं, ठीक है. एंड जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो भी वर्ब के पहले आते हैं. पर जो ये वाले जो वर्ड्स हैं एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, these all are words coming in at the end of sentences. Okay, so next we're gonna talk about present. होते तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखे होते हैं, परंतु इनका जो तार्किक मतलब है वो इंडेफिनेट ही कहलाता है. जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं तो समझ में आता है कि जैसे राहुल चाय पीता है, ठीक है. ये उसका एक सेंटेंस है. राहुल हर सुबह चाय पीता है, ठीक है. तो ये हर सुबह पीने का मतलब है कि वो रूटीन एक्शन बता रहा है कि ये हर दिन करता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हियर कि नेहा इज every day visiting a temple. ओके, तो नेहा इज एवरीडे जो टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं साथ ही साथ टाइम भी बता रहे हैं, उनको हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखेंगे. और इज़ और विजिटिंग को हटा के विजिट्स लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूटीन एक्शन बता रहा है. अब चलते हैं आगे, हम इसको पढ़ेंगे. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो कि रिपीट हो, बार बार वही चीज़ करना, बार बार वही बात करना, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. इसीलिए ये शब्द भी frequently, ठीक. Next we're gonna talk about here present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम इसकी लड़ाई करवाएंगे वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ ये वही है. तो दूसरा आता है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक. किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगता है. इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, नो कॉन्टिन्यूटी इन इट. कैसे? जैसे कि कोई साइंटिफिक बात है, जैसे कि कोई साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे कि वाटर जो है वो 0 डिग्री पे ही क्या होता है,
मेल्ट होता है, ठीक है, सॉरी फ्रीज़ होता है। जैसे ये साइंटिफिक फैक्टर है कि जो वाटर है वो फ्रीज़ कब होगा, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अब इसमें कोई वाटर इज़ फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर वॉज फ्रीज्ड, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि ये फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो अर्थ जो है वो क्या करती है, पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये सबको पता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो है वो, तो कहने का अर्थ बस इतना ही है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। दूसरी बात है यूनिवर्सल ट्रूथ की, मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट होता है कि जैसे 2 का 4 ही होता है, उसमें कोई 6 नहीं लिख सकता। वैसे ही जैसे जो ट्राइंगल होता है वो उसका सम करने पर वो 180 ही होता है। ये भी एक मैथमेटिकल बात है, ठीक है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट हियर फिलोसफिकल। कुछ फिलोसफर जो होते हैं वो अपनी फिलोसफी रख के चले गए, जैसे कि लव इज़ विजडम, डेथ कम्स टू ऑल, डेथ सबको आती है। ये सभी चीज़ें होती हैं जो कि कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट में ही क्या की जाती हैं, लिखी दी जाती हैं। चौथा स्टेप है हमारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्ट। साइकोलॉजिकल क्या होता है कि जैसे कि आपके माइंड बिहेवियर की स्टडी हो तो उसको साइकोलॉजिकल कहा जा सकता है। जैसे कि अ मदर लव हर सन मोर देन हर डॉटर, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी कि एक माँ जो है अपने बेटे को ज़्यादा करती है, अपनी बेटी से ज़्यादा एक बेटे को करती है। तो ये साइकोलॉजी में बिठा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, परंतु ये भी एक साइकोलॉजी ही है, ठीक है। ये बात भी सच है, इसको गट या वो नहीं कह सकते। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला हमने बात की रूटीन एक्शन की, टू मेंशन रूटीन एक्शन, या हमारी हैबिट की बात की हमने। दूसरी हमने बात की यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो ट्रूथ ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि है ना। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, किसी बंदे ने, कोई फेमस बंदा है, उसने कुछ कहा, प्रोवर्ब हो गई, कोटेशंस हो गई, ठीक है, कोटेशन हो गई। फिर उसके बाद किसी ने कुछ कहा, जैसे कि महात्मा गांधी सेज दैट, तो उसको हमेशा इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। प्रोवर्ब हो गई कि मोरल क्या है स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। कोटेशन जो होता है वो कोटेड वर्ड्स होते हैं टेक्स्ट के। कोई टेक्स्ट है तो उसमें कोटेड किया गया है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि इस बंदे ने ये कहा। न्यूटन कहता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है ना। तो किसी बंदे ने कुछ कहा है तो वो कोटेड कर दिया जाता है, राइट। सो कहने का बस मतलब इतना ही है यहाँ पे कि जब प्रोवर्ब की बात आती है तो वो स्टोरी का मोरल होता है, और कोटेशन होती है किसी बंदे ने कुछ कहा है, कोट किया गया। जैसे ट्विटर खेलते सब लोग, तो ट्विटर में जो भी कोई बड़े व्यक्ति ने कहा गया हो या कुछ ऐसा किया हो, उसको कोट कर दिया जाता है, ठीक है। या किसी की बुक है, बुक में किसी ने प्रोवर्ब्स यूज़ की हैं, कोटेशन यूज़ की हैं, इससे तो कहते हैं ना महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं। तो हमेशा वो चीज़ें जो होती हैं, जो भी मेंशन की जाती हैं, जैसे कि किसी ने कहा है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो ऐसे विनिंग नहीं होगा। यहाँ पे जो ये प्रोवर्ब है ये वैसे की वैसी लिखी जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इंडेफिनिट में एस लगता है। शेक्सपियर, जैसे शेक्सपियर एक ही थे,
जो कि इंग्लिश के महान लिटरेटर थे, ठीक है। शेक्सपियर सेज, तो इसको सेइंग या सेड सेड कह सकते हैं क्योंकि पास्ट की बात है, परंतु जो है वो मेनली जो है हमेशा क्या किया जाता है, कोट किया जाता है उसको। व्हाट्स द नेम, व्हाट, सो कुछ भी इसे किसी ने कुछ कहा है तो उसको कोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है बस इतना ही है। दिल्ली चलो, जैसे कि ये नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा जिसने भी दिया सेज सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। तो कहने का मतलब है कि ये दिल्ली चलो का नारा अब कोई और नहीं बोल सकता। पहले नारेबाजी होती थी तो नारेबाजी में कोई ऐसा निकल के आया, ठीक है, कोटेशन या स्पोकन वर्ड्स, तो कहते हैं कि वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। अब जब हमने यहाँ पे कर ही लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से चीज़ें हमने पढ़ी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमने पढ़ी रूटीन वर्क, हमारा जो रूटीन एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रुथ, कुछ ऐसे साइंटिफिक, मैथमेटिक और साइकोलॉजिकल या कुछ ऐसे शब्द या लाइनें होती हैं जो कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हमेशा इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। दूसरा हमारा आ गया इंडेफिनिट टू मेंशन द प्रोवर्ब, प्रोवर्ब हो गई, कोटेशंस हो गई हमारी, और हमारा सेइंग हो गया। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूटीन एक्शंस हो गई जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं और जिसमें फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम एलिमेंट यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें हमारा साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, ठीक है, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हो गई, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। इसके अलावा हमने प्रोवर्ब देखा, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टू मेंशन, हमें अपना मेंशन करने के लिए प्रेजेंट में हो रही चीज़ों को कॉन्टिन्यूस में लिखा जाता है। जैसे कि नाउ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें राइट नाउ, नाउ, राइट नाउ, जो कि अभी की बात करें, रैंडम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, करंटली, इसके रिलेटेड कोई भी सिनोनिम्स हैं, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, तो नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करंटली, एट प्रेजेंट, ये सारी वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं हमें भी बताते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही लिखे जाते हैं। जैसे मान लो महेश इज स्लीपिंग नाउ, तो कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है कि महेश जो है वो क्या कर रहा है इस समय, नाउ, नाउ लगते ही ये हमारा क्या बन गया, कंटिन्यूस में भी चल रहा है। तो दूसरा लेते हैं, द लीडर इज एड्रेसिंग द पुलिस एट दिस टाइम, जो लीडर है वो एड्रेस कर रहा है पब्लिक को इस समय, तो इज एड्रेसिंग, तो कॉन्टिन्यूस में ही लिखे जाते हैं। मान लो जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका, दूसरा आता है मानो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमने बात की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दूसरा पार्ट हमारा आता है क्या मेंशन करने के लिए, अ पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन की बात करता है। पैरेलल एक्शन मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट कहीं ना कहीं हो रहा होता है, नॉट एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जैसे कि हमने बोला कि राइट नाउ आई एम स्टडिंग, नाउ आई एम स्टडिंग इन दिस टाइम, सो कहने का मतलब है कि मैं कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ सबको, डायरेक्ट मैं बता रही हूँ। जब इसकी बात आती है तो
की बात ये आती है, पैरेलल एक्शन हो रहा होता है। पैरेलल एक्शन मतलब कि हम तो घर पे हैं पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे खाना, वहाँ पे उसकी शादी है, हो रही होगी, वहाँ ये कर रहे होंगे। जैसे कि मोदी है तो मोदी गुजरात में गए होंगे, कर रहे होंगे, रैलियाँ कर रही हैं, है ना। तो ये जो है पैरेलल एक्शन है। मैं तो अपने जम्मू में हूँ, मतलब कहीं पे भी हूँ, अगर मैं अपने जम्मू में हूँ तो वो गुजरात में है। मैं अब डिस्कशन कर रही हूँ मोदी की रैलीज़ का, तो रैलीज़ वो कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब पैरेलल एक्शन में आप मतलब बेशक वहाँ पे नहीं हो, परंतु जब आप कहते हो कि वो एक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है आपके पैरेलल ही, जैसे यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो कॉन्टीन्यूस में ही चल रही हैं, वो रुका नहीं है। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बाद में चाहे बाद की पता नहीं, परंतु जो पैरेलल एक्शन हो रहा है, हम तो यूक्रेन में नहीं है, हम तो रशिया को नहीं देख रहे किस तरह से वॉर कर रहे हैं, फील्ड में तो नहीं गए, फिर भी वो एक्शन हो रहा है ना। तो कीवर्ड्स इनके लिए आते हैं दीज डेज, ठीक, नाउ डेज दे आर वेरी बिजी। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि नाउ डेज दी इज़ टू बिजी, तो दीदी वॉज बिजी, दीदी वॉज नहीं आता, दीदी इज़ बिजी इन देयर एक्टिविटीज़ नाउ डेज। तो जो दीज डेज और नाउ डेज जो होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के एंड में, ठीक है, एंड में आते हैं, वो कभी भी आपके इधर नहीं होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको सुधारना है इसको, कैसे इसका मीनिंग निकल सकता है, ठीक। जैसे कि द PM is conversing in गुजरात। तो कहने का मतलब है कि इज़ एक कंटिन्यूस में है और यहाँ पे दीज डेज लगा के हम उसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मान लो जैसे अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। जैसे कि आई एम सीइंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक। कहने का मतलब क्या है, आई एम सीइंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, या जैसे कि सीमा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। तो ये जो सेंटेंसेस है, जैसे कि सीमा इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, तो रिस्पेक्टिंग करना तो ये कॉन्टिन्यूस में लिखना इतना औचित्य नहीं सिद्ध होता, क्योंकि रिस्पेक्ट करना कोई कॉन्टिन्यूस नहीं हो, कर तो रही है वैसे, तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसको हमेशा इज रिस्पेक्टिंग, यहाँ पे कुछ जज नहीं रहा, सीइंग कुछ जज नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम इसको अब देखते हैं कि किस तरह से चेंज होते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सेप्ट आता है नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं, जो कि एक्शन नहीं करती हैं। जैसे कि करना, खाना, पीना, सोना, रहना, ये सभी एक्शंस जो हैं कि एक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। पर कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता वो भी वर्ब है, परंतु उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है ना। जनरली उसको हम किस में लिखते हैं, जनरली उसको हम इनडेफिनेट में लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट मतलब जिसमें सिर्फ एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही लगता हो, है ना। इज, एम, आर ये सब नहीं लगता, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं, तो पहली कैटेगरी आती है सेंस की। सेंस का मतलब क्या है,
ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, ना लग रहा है, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, फिर या स्मेल करना। ये सारी जो भी वर्ब हैं ये स्टैटिक या नॉन एक्शन वर्ब है, मतलब कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो वर्ब्स है, मतलब देखना, खाना, सुनना, तो ये सेंस से रिलेटेड है, मतलब कि इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, एस या ई एस। इसमें सीइंग, हीयरिंग, टचिंग ऐसा नहीं आता, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है सेंस से रिलेटेड हो गया, दूसरी है फीलिंग, ठीक है। रोना, पीना, जो भी है। फीलिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आपको किसी से लव होगा, प्यार, मैं तो प्यार करती हूँ, तो प्यार करना एक है तो ये क्रिया, परंतु एक फीलिंग है, इसमें कोई काम करने वाली बात नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होता है। लाइक करना, हेट करना किसी को, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट, अडोर करना किसी को, सुंदर लगना, किसी का एडमायर करना, तो ये सभी वर्ड्स जो होती हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। इसमें भी हमारा ऐसी लगता है। तीसरा आता है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में भी हमारी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जो कि सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा। थिंक करना, सोचना, जानना एक मेंटली प्रोसेस है। जैसे कि अंडरस्टूड करना, किसी चीज़ को समझना, कंसिडर करना, ध्यान देना, ठीक है। तो ये भी इसको थिंकिंग या ऐसे सब कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको ऐसी लगता है, जैसे कि अपीयर, सी, रिसेंबल, लुक करना, किसी को देखना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी लगते हैं इसके साथ भी। तो चौथा पंजवां आता है पोजेशन। पोजेस करना, कोई चीज़ आपकी है, जैसे हैव, ओन, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजेशन को बताती हैं। और 6वां आ गया आपका मिसलेनियस मतलब रैंडम, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मिसलेनियस होते हैं। मैटर्स हो गया, विश हो गया, जो हम फील कर सकते हैं, या तो हमारे दिमाग में, हमारे सेंसेस में, या तो वो काम नहीं करती हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं। इन सब के साथ हमारा क्या लगता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, आई एम सीइंग अ पिक ऑन द वॉल। अब आई एम सीइंग ऑन द पिक ऑन द वॉल, तो हमको देखने को मिला कि ये तो नॉन एक्शन वर्ब है, तो ये तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हटा के, आईएनजी को हटा के हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है, सी, ठीक है। ये हो गई हमारा इंडेफिनिट। हम कैसे करते हैं, चलते हैं आगे। जब हम हैव की बात करते हैं, हैव, ठीक, हैव जो होता है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे पोजीशन को बताता है। पोजीशन मतलब कि ये हमारा है, ये मेरा है, ठीक है। दूसरी बात है बताता है हेल्थ के बारे में, कि आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक। चौथा हमारा रिलेशन के बारे में बताता है, ये हमारा इसके साथ क्या रिलेशन है, आई हैव अ सन, आई हैव, ठीक है। तो चौथा हमारे बताता है प्लान के बारे में, ठीक। तो ये कब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पोजेशन, हेल्थ, रिलेशन और प्लान्स, ये सारी जो होती हैं वो हमारा कब यूज़ होता है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कैसे होता है इसका। जैसे कि
ठीक है। जनरल सेंस है, आपका जनरल सेंस है कोई भी सेंटेंस में, आपका जनरल सेंस कैसे? जनरल सेंस मतलब कि आप इंडेफिनिट में बात करते हो इसमें, तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि तो जनरल जब बात करते हैं, जनरल मतलब जैसे कि द स्टूडेंट्स have are having fun in Goa। तो क्या मतलब है ये? द स्टूडेंट्स हैव आर हैविंग, हैव आएगा या आर हैविंग आएगा? बताइए बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो मतलब बस इतना ही है कि जब आप जनरल सेंस की बात करते हो, जनरल या स्पेसिफिक, दो कैटेगरी यहाँ पर बन के आती हैं। जब आप जनरल की बात करते हैं तो सिर्फ आपका हैव ही लगता है, हैव ही लगता है। जब आप कॉन्टिन्यूस में बात करते हो, जब आप स्पेसिफिक बात करते हो, स्पेसिफिक मतलब कि आप खाने पीने की बात करते हो, ईटिंग की बात करते हो, घूमने की बात करते हो, पीने की बात करते हो, ड्रिंकिंग, घूमिंग, इंजॉइंग, ये सब बातें करते हो, तो वो किसी न किसी जगह में स्पेसिफिक होता है। जब जनरल की बात आती है तो वो जनरल जो होता है वो जहाँ तो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि पोजीशन होता है, रिलेशन होता है, हेल्थ होती है। तीन चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है बंदे के लिए, ठीक है ना। अभी हम फिर से जानते हैं, जैसे कि ये मान लो, जैसे कि जनरल जब हम बात करते हैं, जनरल जो होती है वो आपकी क्या ज़रूरी है आपके जनरल में? हेल्थ, दूसरा आपका रिलेशन, दूसरा आपके पोजीशन, जो भी आपका ज़रूरी सामान है। दूसरी बात हम जब करते हैं, ठीक है, दूसरी बात हम जब करते हैं तो हमारे किसी न किसी स्पेसिफिक की बात होती है। स्पेसिफिक में हम बोलते हैं, जब स्पेसिफिक हो जाते हैं तो ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब जनरल की जब हम बात करते हैं तो हमारा हमेशा क्या लगता है? इंडेफिनिट की बात हम करते हैं। हैव में हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, हमेशा इंडेफिनिट की बात करते हैं। जब हमारा स्पेसिफिक बातचीत हो जाती है, जब हमारी, ठीक है, स्पेसिफिक बात करते हैं, तब हमें क्या चाहिए? हमें कॉन्टिन्यूस चाहिए, हैविंग, इज़ हैविंग, आर हैविंग, इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिख लिए हैं, जिससे कि आपको अब समझ में आना होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। आई हैव या ऑब्लिक एम हैविंग अ विंटेज कार। तो मैंने आपको बताया कि जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं तब हमें पोजीशन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, या रिलेशन की बात होती है, या प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? विंटेज कार होती है, जैसे कि पहले ज़माने में वो चलाई करते थे विंटेज कार। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जनरल सेंस की बात की गई है, जिसमें सिर्फ एक पोजीशन की बात की गई है। पोजीशन मतलब कि भाई उसके पास क्या है? एक कार है, विंटेज कार है, पुराने ज़माने की कार है। तो यहाँ पे एम हैविंग या हैव आएगा? बताइए बताइए, इसमें आएगा हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो भी जनरल। ठीक, इंजॉयमेंट नहीं चल रही यहाँ पे, कोई ड्रिंकिंग ना ही ईटिंग की बात। जब हम ईटिंग या इंजॉयमेंट की बात करते हैं तब हम रखते हैं कॉन्टिन्यूस में रखते हैं सेंटेंस को, स्पेसिफिक सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। दे हैव आर हैविंग
डिनर। तो उन्होंने क्या किया, डिनर किया है, ठीक है। तो डिनर क्या है, खाने की चीज़ है और ये स्पेसिफिक बात करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में बात करेंगे। आर हैविंग आएगा यहाँ पे, दे आर हैविंग डिनर, राइट। दूसरा आता है द स्टूडेंट्स हैव ऑब्लिक आर हैविंग, क्या ये, फन इन गोवा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट ने क्या किया, फन कर रहे हैं, तो इन्जॉयमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आर हैविंग आएगा। ओके, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आर यू हैव। तो यहाँ पे सेंटेंसेस यू हैव और आर यू हैव, तो कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हमें जनरल सेंस में लेके जाना होगा, तो यू हैव आएगा, राइट। डू यू हैव, ठीक, जनरल सेंस में लेके जाएंगे। दे आर हैविंग और हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है, तो खाने पीने की बात जो होती है वो कंटिन्यूस में हुई होती है, इसलिए हम यहाँ पे आर हैविंग लिखेंगे। आई हैव एम हैविंग, क्या ये, माइंड फीवर, तो ये मुझे माइंड फीवर है, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे हैव को ही हम तवज्जो देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी यहाँ पे बातचीत चल रही है। इसका क्या मतलब है कि जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं हैव की, तो हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, रिलेशंस एंड हेल्थ की या प्लान की बात करते हैं। कोई भी प्लान कर रहे हैं हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, और जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चाहिए होता है ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंजॉइंग, मतलब कि यहाँ पे जो बंदा स्पीकर है वो मुख्य रूप से यहाँ पे काम करता है, तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जनरल सेंस में किस तरह से जो है वो हैव बात करता है, और जब यही कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो कैसे हैविंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। जैसे कि जनरल सेंस में हमने बात की कि ये सबके लिए क्या होता है, वैसे ही अब हम जनरल सेंस या स्पेसिफिक सेंस लेके चलेंगे। अब हम करते हैं सी की बात, ठीक, सी, ठीक। सी जो होता है, जब इंडेफिनिट में हम बात करते हैं इसकी, तो क्या होता है, एक नॉर्मल एक्शन कहलाता है। जब यही एक स्पेसिफिक सेंस लेता है तो ये कॉन्टिन्यूस में बात करता है और इसकी बात करता है प्लान या स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग करता है या स्ट्रैटेजी की बात करता है सी। कैसे करता है ये क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटेंसेस, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंसेस, जैसे कि आई सी ए ऑब्लिक एम सीइंग द ग्लिटर स्टार्स, तो किसी की एक्शन की बात कर रहा है ये कि भाई वो एक स्टार को देख रहा है, ठीक है। तो एक ये क्या है, एक नॉर्मल एक्शन बताया जा रहा है, हर कोई देखता है, ठीक है। नॉर्मल एक्शन बात की, जब हम नॉर्मल एक्शन की बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पे सी का ही बात करेंगे, उसमें इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आई सी एम सीइंग मिस्टर शर्मा टू नाइट, जब टू नाइट यहाँ पे रख दिया गया है तो मतलब कि आने वाली रात को हम उससे देखेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये प्लान बना रहा है या स्ट्रैटेजी की जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक सेंस में बता रहा है ये कि मैं मिस्टर शर्मा को ही मिलने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं या किसी चीज़ को हम प्लानिंग या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि यहाँ पे हमें हमेशा कॉन्टिन्यूटी में लेके जाना होता है, ना कि इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह से सी का जनरल सेंस किस तरह से बना और इसका कॉन्टिन्यूस सेंस किस तरह से बना, दोनों को हम देख रहे हैं यहाँ पे। जब हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है या प्लानिंग करनी होती है तो हमें सी का यूज़ करना पड़ता है। अब थिंक का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। थिंक जो है, जब हम इसकी भी ऐसे ही दुर्दशा है, जब हम किसी प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमें थिंक को कॉन्टिन्यूटी में लेके जाना होता है। जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं थिंक की, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, थिंक को थिंक ही लेके चलते हैं। जैसे कि जनरल सेंस में, जैसे कि आई थिंक, थिंक या आई एम थिंकिंग
थिंकिंग यू आर राइट। मैं सोच रही कि तुम राइट हो, तो ये जनरल सेंस में सोच रही थी वो कि वो सही है, तो ये जनरल सेंस में आ जाएगा, थिंक आ जाएगा। जब मैं तुम्हारे बारे में, जैसे कि दूसरे सेंटेंस देते हैं, जैसे कि आई थिंक या आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो किसी के बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एम थिंकिंग आएगा। एम थिंकिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक सेंस जब क्रिएट होता है तब हम कंटिन्यूटी में लेके जाते हैं सेंटेंसेस को। यहाँ पे हमने देखा कि हैव की क्या दुर्दशा है, सी की क्या दुर्दशा है, एंड थिंक की क्या दुर्दशा है। ये कब कब हम इसको जनरल सेंस या हम कॉन्टिन्यूस में स्पेसिफिक सेंस लेके चलते हैं। तो ये आपको जानकारी रखनी है कि किस तरह से जो हैव जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सी को भी हमने जनरल और स्पेसिफिक सेंस में देखा, थिंक को भी हमने जनरल और स्पेसिफिक सेंस में देखा। मेनली कंसिडर किया जाए तो सी और थिंक जो है वो एक जैसे हैं। इसमें इंडेफिनिट में जनरल सेंस निकलता है इंडेफिनिट में, और जब हम स्पेसिफिक सेंस लेके जाते हैं तो हमें प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हमारा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस की कंप्लीशन। जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, वर्सेस हमने इसको कॉन्टिन्यूस में रखा। किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट को वेरी करता है, कंपेयर किया एक दूसरे को कि किस तरह से जो है कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चाहिए होते हैं, जनरल सेंस क्रिएट करते हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में पढ़ा हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो सबको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लाइक हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम मेंशन करते हैं किस तरह से हमने मेंशन करवाया, रूटीन एक्शन की बात हमने की, ठीक है। तो फिर टू मेंशन हमारा क्या किया गया, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया गया। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, ये सारे इंडेफिनिट में आ रहे हैं। फिर हमने प्रोवर्ब के बारे में किया कि जिस तरह से प्रोवर्ब को मेंशन करने के लिए या सेइंग, कोटेशन या कोई भी चीज़ें मेंशन की जाती है। फिर हमने धीरे धीरे इसको लेवल को उठाते चले गए कि जिस तरह से कॉन्टीन्यूस में जो चीज़ें दिखते हैं, जैसे कि किसी लाइव एक्शन को हमने देखा कि लाइव एक्शन को किस तरह से मेंशन किया जाता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं उसको, वर्ड्स को कीवर्ड्स देखे। फिर हमने देखा कि टू मेंशन द पैरेलल एक्शन, हो तो वो प्रेजेंट में रहा है परंतु वो कहीं और हो रहा होता है, तो पैरेलल में हमारे कंटेम्प्रेरी काम हो रहा होता है तो हम उसको पैरेलल एक्शन की बात करते हैं। ये भी कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने जाना नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में। नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे कि जिसमें कोई एक्शंस नहीं होता, सिर्फ ये भी एक्शंस के अंदर ही आती हैं, जिसको हम हमेशा इंडेफिनिट में लिखते हैं। इंडेफिनिट में जैसे कि सेंस हो गया हमारा, फीलिंग्स हो गई, फीलिंग किस तरह से है, मेंटल प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद अपीयरेंस हो गया हमारा। इसके बाद हमने हैव को देखा। हैव जो है वो हमेशा इंडेफिनिट में लिखा जाता है और कॉन्टिन्यूस में तब लिखा जाता है जब हमें इंजॉयमेंट या ड्रिंकिंग या कुछ भी करना हो। फिर इसके अलावा हमने सी या थिंक को देखा। सी जो होता है वो जनरल सेंस में बात करता है। सी को देखा, सी जब इसको हम कॉन्टिन्यूस में लिखते हैं तो हम किसी ना किसी प्लान की बात या स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो नेक्स्ट भी हम अब लैंड करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट की तरफ चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हमें पता है कि परफेक्ट क्या होता है। आपके लिए परफेक्ट क्या है, आपके लिए कोई काम परफेक्ट किस तरह से हो सकता है। हम कहते हैं ना परफेक्ट, तो परफेक्ट क्या है, अब इसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है इसलिए हम परफेक्ट कह देते हैं। जहाँ तो हमारा उसमें कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं बचता, मतलब कि उसको और कुछ इम्प्रूव करने के लायक नहीं है, वो खुद में ही क्या है, परफेक्ट है ना।
नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा इफ़ेक्ट कैन बी सीन। जैसे कि मैंने चाय का एग्जांपल दिया कि चाय अगर, ठीक है, चाय ग्लास में थी, थोड़ी देर बाद पेट में चली, तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो हम फील कर सकते हैं, चाय पीने के बाद कोई हमें चाय का ग्लास पकड़ा है तो वो हमें पीने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अभी अभी हमने चाय को अभी पिया है, तो एसेंस जो है अभी भी बचा है, मतलब कि उसकी जो एसेंस है उसको फील कर सकते हैं। परफेक्ट में हमने ये जाना था। ठीक है, परफेक्ट और क्या होता है? परफेक्ट होता है जैसे कि जो काम अभी अभी हुआ होता है, मतलब कि 1 घंटे पहले हम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो अभी अभी हुआ हुआ काम जो पास्ट बन चुका है तो वो प्रेजेंट में हो रहा था पहले, 1 घंटे पहले वो प्रेजेंट में था, परंतु वो काम ख़त्म हो चुका है, परंतु वो अभी अभी हुआ, अभी अभी। परफेक्ट को कहते हैं अभी अभी हुआ हुआ काम, जो अभी अभी हुआ है तो उसको कहते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक अभी अभी जो काम हुआ होता है तो हम उसको कैसे देखते हैं, जैसे कि उसके कीवर्ड्स अगर हम जाने तो कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सो फॉर, अप टिल नाउ, बाय दिस नाउ। तो दोस्तों आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको समझना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये टाइमलाइन की, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मेरी टाइमलाइन आपको बनाई हुई। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 10 AM, ठीक है, सुबह के, और 1 घंटे पहले कितने बजे थे? 9 बजे थे, और कल शाम को कितने बजे थे? 9 बजे थे। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट तो अभी है, जो अभी हो रहे हैं 10 बजे, मान लो कि ये 10 बजे, ठीक है, तो 1 घंटे पहले ही 9 बजे होंगे, एंड ये क्या बन गया हमारा? परफेक्ट बन गया, मतलब कि जो रीसेंट काम हुआ है, रिसेंटली जो काम हुआ है उसको हम कहते हैं परफेक्ट, मतलब कि उसका काम का जो प्रभाव है वो अभी भी देखा जा सकता है, एंड उसका जो, मतलब कि रात को फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया रात को, और अभी के टाइम पे हमने खाना नहीं खाया, तो क्या वो खाने का प्रभाव अभी हमारे पेट में है? नहीं ना, हमें भूख लग जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अगर हमने 9 बजे खाना खाया है, ठीक है, 9 बजे हमने खाना खाया है, तो उसका एसेंस 1 घंटे तक तो रहता ही है कि भाई अभी हमें भूख नहीं है, खाना अभी भी खाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो भी काम थोड़ा सा प्रेजेंट से पीछे हो, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो जो काम होता है वो रिसेंटली ही हुआ होता है, वो प्रेजेंट में ही होता है, परंतु थोड़ा ही प्रेजेंट से थोड़ा पीछे काम हुआ होता है, उसको हम परफेक्ट की संज्ञा देते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो ये रिसेंटली जो भी एक्शन किया गया होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो होता है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट, राइट। अब जब ये सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये रिसेंटली काम हुआ है, तो हम उन सेंटेंसेस में किस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सो फॉर हो गया, अप टिल नाउ हो गया, बाय दिस टाइम हो गया, रिसेंटली जो काम किया गया होता है, या लेटली। ये सभी जो वर्ड्स हैं वो हमेशा सेंटेंस के क्या होते हैं? एंड में आते हैं, एंड में। ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसके एंड में ही हमें इसको लिखना होता है, जो कि अभी अभी काम हुआ होता है, इसीलिए हम इसको एंड में लिखते हैं, राइट। येट की जब बात आती है तो येट जो होता है उसके साथ हमेशा, येट जो होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो ये सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है, ये भी सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है। जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच लिखा जाता है ऑलरेडी और जस्ट। ये दोनों आपने ध्यान रखना है। ऑलरेडी और जस्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नीचे बीच में लिखा जाता है। तो अब हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं थोड़ा देर। सो पढ़ते हैं। ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार। तो उसने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी अभी काम हुआ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है कि हैज़ लगता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसकी जो अरेंजमेंट्स है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में होती है, ठीक है। और ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार। तो ये जो है हमें परफेक्ट बनाना, तो हमें इसमें लिख देंगे हैज़। ही हैज़ प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार। सेकेंड क्वेश्चन है लेटली शी वॉच 3 मूवी। तो लेटली जो है वो कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट की याद दिलाता है, कीवर्ड्स की याद दिलाता है। तो लेटली हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखा जाता है। और इसके साथ शी हैज़ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म तो नहीं लगती, हमेशा इसके साथ हैज़ लिख के चलना पड़ता है क्योंकि हमें पता है कि जब लेटली का यहाँ पे यूज़ हो गया तो हैज़ तो हमारा आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा आई ऑलरेडी सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ऑलरेडी यहाँ पे सूट नहीं करा भाई। अब इसका क्या करना है, हमें पता है कि ऑलरेडी और जस्ट जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हो गई ये, मेन वर्ब तो हो गई हमारी ये सबमिटेड। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब को हम खींच के लेके आएंगे। तो आई हैव यहाँ पे हम लिख देते हैं आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव यहाँ पे लिख लेंगे आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड। ये है हमारी मेन वर्ब और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसके बीचों बीच ऑलरेडी आता है। फिर आता है शी जस्ट मेट मी, शी हैड, ठीक है। यहाँ शी हैज़, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। शी हैज़ जस्ट मेट, ये थर्ड फॉर्म ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। तो कहने का अर्थ बस सीधा सीधा इतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच ऑलरेडी और जस्ट आते हैं। और जो लेटली हो गया, सो फॉर हो गया, ये सभी सेंटेंस के एंड में आते हैं। और ये दिखते तो हमें ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, परंतु हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप में हुआ हुआ काम जो होता है वो रीसेंट हुआ होता है। इसीलिए हम चलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे सो दैट कि हमें समझ में आए बातचीत। चलते हैं, हमारा पड़ता है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ठीक है, ये आपको समझना है अच्छे से। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जैसे कि मान लो ये टाइम लाइन है, हमारा ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा हमने पीछे गए तो हमारा ये परफेक्ट बन गया, है तो पास्ट ही, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे गए तो हमारा ये पूरा पास्ट में आ गया। पास्ट के थोड़ा और पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा पास्ट का कुछ, पास्ट का परफेक्ट, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक। समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो है पास्ट का भी पास्ट हो सकता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, पास्ट का, ये सभी चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम इसकी टक्कर लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हमें इनकी समझने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए हमें मेंशन करने पड़ते हैं कुछ कीवर्ड्स, तो जो बताते हैं हमारे हैबिट या रूटीन को, जिसमें आते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और कुछ एंड में
लिखे जाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को बताने वाले, साथ में टाइम एलिमेंट को बताने वाले, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, आफ्टर, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड आउट। ये सभी चीज़ें जो है हमारे रूटीन एक्शन को बताते हैं। दूसरा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जब हम इसको लिखते हैं तो दूसरा हमारा आता है टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि कभी बदल नहीं सकता। वो पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा है, बाद में भी वैसा रहने वाला है। उसमें टाइमलाइन या टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मेंशन्ड किया जाता है। जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो गए, मैथमेटिकल हो गए, फिलोसफिकल हो गए, साइकोलॉजिकल हो गए। तो जो भी इस तरह से जो है, जो कि एक कहावतें हैं या ये सब चीज़ें, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एस जोड़कर ही हम लगाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग, मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी, कोटेशन और सेइंग। किसी ने कुछ कहा है, महात्मा गांधी कुछ कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स ने जो जो कुछ नारे दिए हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी, जो कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ES या S के साथ ही लगते हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, क्योंकि ये इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये 3 प्रकार के कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी दो राही की बात नहीं है। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात जब करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन कौन सी चीज़ें जो है मेंशन्ड करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने देखा कि जब हम किसी एक्शन को लाइव बताते हैं, ठीक है, लाइव एक्शन क्या चल रहा है। और जब दूसरी बात हमने देखी यहाँ पे कि जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी पैरेलल एक्शन को, मतलब कि हमारे सामने तो नहीं हो रहा परंतु कहीं ना कहीं वो हो रहा होता है, इसीलिए हम मेंशन करते हैं पैरेलल एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही इसके सेंटेंसेस को लिखा जाता है, समझा जाता है। दूसरा इसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने पढ़ा नाउ, राइट, ये हमने 2 बार ही लिख दिया। एट दिस टाइम हो गया, करंटली हो गया, एट प्रेजेंट हो गया। तो ये सारे जो हैं इसके कीवर्ड्स कहलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि जो पैरेलल एक्शंस होते हैं, जैसे कि अभी तो नहीं हो रहा, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट कहीं ना कहीं वो हो रहा है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज डेज, नाउ-अ-डेज, ठीक है, नाउ-अ-डेज हो गया। तो ये सारे शब्दों को आपने संजो के रखना, समझ के रखना, सो दैट कि आप जो है इस जब भी आपके सामने ये प्रेजेंट या लाइव एक्शन की बात आए, हमेशा आपके सेंटेंसेस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी आती है, कंटिन्यूस जो है सेंटेंसेस को लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या देखा आज दोस्तों। हमने पढ़ा था कि नॉन एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं, जैसे कि सेंस हो गया, फीलिंग हो गई, मेंटल प्रोसेस हो गई, अपीयरेंस हो गया, पोजीशन हो गया, किसी चीज़ के लिए अधिकार मांगता है, हैव, ओन, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, अपीयर, सी, रिसेंबल, थिंक, नो, अंडरस्टैंड, लव, हेट, रिस्पेक्ट, सी, हेयर, टच, टेस्ट। तो सेंस करना, फीलिंग होती है, मेंटल प्रोसेसेस होती है। तो ये सारी है तो वर्ब्स, परंतु काम नहीं करती कुछ भी, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब्स के अंडर आती हैं। इनको हमेशा जब भी लिखते हैं सेंटेंसेस में तो हम इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर ही चलेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूटी में हमें दिखती है तो हमें इसको काट पीट कर हम इसको हमेशा हेयर्स, टच, तो S या ES लगा कर ही चलेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है या, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेके चलेंगे और कहीं नहीं लेके जाएंगे, ठीक। तो नॉन एक्शन वर्ब्स में ये सारी वर्ब्स हमें आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों हैव की बात हमने की थी। तो हैव जो है जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं इसकी, तो इंडेफिनिट में ही हमें इसका आंसर देना होता है। एंड जब इंडेफिनिट में जब हम बात करते हैं तो 4 फैक्टर्स हमें देखने होते हैं सेंटेंस में। अगर है तो हम हैव लगाते हैं। अब हैव लगाने के लिए हमें सबसे पहले पोजीशन अगर दिया है, किसी के रिलेशन की बात की गई है या हेल्थ से रिलेटेड किया गया है या प्लान
या प्लानिंग कर रहा है कोई भी सेंटेंस में, तो हम उसमें देखते हैं हमेशा हमें उसमें इंडेफिनिट का ही यूज़ करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम लिखते हैं, जैसे कि हैव। और जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हमें सेंटेंस को कॉन्टीन्यूस में लेके जाना होता है। जैसे कि सेंटेंस में अगर आपके खान पीन की बात की गई है या इंजॉयमेंट कर रहे हो कहीं जाके, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हमेशा इज़, हैव, हैविंग, आर हैविंग, इस तरह से हमें कंटिन्यूटी में लेके जाना होता है हैव को। तो हैव का लॉजिक ये आपको सटीक समझ में आ गया होगा। जनरल सेंस में हम 4 फैक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब स्पेसिफिक में जाते हैं तो हमें 3 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंजॉइंग। हैव का लॉजिक जब आपको समझ में आ जाता है तब हम पहुंचते हैं सी या थिंक पे। सी या थिंक को अब जब हम देखते हैं तो हमें, तो दोस्तों लास्ट वाला हमने पढ़ा था सी और थिंक के बारे में। जब हम इंडेफिनेट में लिखते हैं इन दोनों को तो हमें जनरल सेंस लेके चलना होता है। सी जब हम लिखते हैं तो हम इसको इंडेफिनेट में, या थिंक को इंडेफिनेट में लेके जाते हैं तो हम इसको दोनों को जनरल सेंस में लेके जाते हैं। जब हम इसको कॉन्टिन्यूटी में लेके जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें प्लान और स्ट्रैटेजी की बात की जाती है। प्लान और स्ट्रैटेजी जब हम किसी चीज़ में किसी सेंटेंस में हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो हम उस सेंटेंस को हमेशा कॉन्टिन्यूटी के तरफ लेके जाते हैं, जो कि हमें स्पेसिफिक सेंस बनाता है किसी भी टेंस का। फिर हमने पढ़ा परफेक्ट क्या होता है, कि जो भी कार्य जो होता है परफेक्ट होता है, मतलब कि कंप्लीट हुआ होता है। इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट का मतलब यही होता है। जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लड़ाई कराएंगे हम पास्ट इंडेफिनेट की, किस तरह से जो है हमें दिखते तो वो पास्ट इंडेफिनेट में है, परंतु वो अभी अभी कार्य उसका कंप्लीट हुआ होता है। वो भी हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेंटेंस को देखने से पता लगता है कि ही प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट सो फार, राइट। तो इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, ये देखने में तो ये पास्ट का इंडेफिनेट लगता है, पास्ट का इंडेफिनेट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे सामने। लेकिन जब ये सो फार हमने देखा तो कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस को अभी अभी किया गया है, परफेक्ट है ये। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इसमें ये पास्ट इंडेफिनेट दिखता तो पास्ट इंडेफिनेट में है, परंतु इसका जो मीनिंग होता है वो निकलता है प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली कंप्लीटेड। इसीलिए हमें यहाँ पे ही हैज़ लगाना पड़ता है, क्योंकि हैज़ जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, और जो इसकी अरेंजमेंट्स है वो हम सो फार को लास्ट में ही रखते हैं। ये हमने देखा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था टाइमलाइन क्या है। तो ये है हमारी टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन जो होती है वो हमारे टाइम रेखा को अंकित करती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रेजेंट जो होता है अभी की बात करता है, नाउ की बात करता है, लाइव एक्शन की बात करता है। थोड़ा देर जो हमने काम किया था थोड़ी देर पहले उसको हम परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट में हुआ हुआ काम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ना ही उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। और जब परफेक्ट के भी पास्ट में चला जाए तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आ जाता है। जब पास्ट के परफेक्ट में चला जाए तो पास्ट का परफेक्ट होता है मोर पास्ट, मतलब कि उससे भी पहले वाला पास्ट। तो ये टाइमलाइन के थ्रू हम समझ सकते हैं ये टाइम प्रेजेंट कौन सा होता है, परफेक्ट कौन सा होता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम क्या है, पास्ट का मोर पास्ट क्या है। ये सभी चीज़ें हम इसमें ही समझने की कोशिश करते हैं। टाइमलाइन के थ्रू हमें समझ में आता है कि प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट का थोड़ा देर पहले का जो काम कर रहे थे उसको हम क्या कहते हैं,